हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में आप लोगों को आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो स्टार्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, जो भी डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो भी कंसेप्ट बताऊँगा, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, एक एक नंबर में छोटी छोटी बातें भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बनाने हैं अपने। तो ये क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, ये तो बता ही रहा है डेफिनेशन कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। कि भैया कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस शक्ल में गिवन होती है, हमेशा x की टर्म्स में लिखी हुई है। ज़रूरी नहीं है वेरिएबल x हो, y z कुछ भी हो सकता है, बट कहने का मतलब ये है जो वेरिएबल होगा हमारा उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती हैं बस मैक्सिमम। एक टर्म जिसमें x की पावर 2 होगी आपके वेरिएबल की, एक टर्म जिसमें x की पावर 1 होगी, और एक ऐसी टर्म होती है जो कांस्टेंट होती है जिसमें x नहीं होता, जिसमें x नहीं होता। कहने को आप ऐसे कह सकते हो, एक ऐसी टर्म जिसमें x की पावर 0 होती है। देखो, जैसे मान लो ऐसे लिख दूं अगर मैं ax² bx + c, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ये। तो c कोई नंबर है तो c के साथ में ऐसे 1 तो लिख सकता हूँ ना, इंटू में कोई दिक्कत थोड़ी है। c इंटू 1 तो c होता है, एक ही बात है ना। और 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, कि नहीं भाई? 1 जो है इसको हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? 1 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। तो भैया कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, उसमें हमेशा मैक्सिमम 3 टर्म्स होती हैं, याद रखना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा 3 टर्म्स होंगी, मैक्सिमम 3 होंगी। कौन सी 3? जिसमें x की पावर 0 होगी, यानी आप ऐसे कह सकते हो x नहीं होगा, ठीक है ना, कि सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। या एक टर्म ऐसी हो सकती है जिसमें x की पावर 1 होगी, या एक टर्म ऐसी हो सकती है जिसमें x की पावर 2 होगी। तो ये तीनों टर्म्स हो सकती हैं। इसमें से जो ज़रूरी है, जो पक्का होगी, वो ये वाली टर्म है। x² वाली टर्म पक्का होनी चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर ये नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि फिर हाईएस्ट पावर तो 1 रह जाएगी, है ना। हाईएस्ट पावर 2 होगी तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसीलिए इसने यहाँ पे लिखा है a0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है इस बात का? जैसे ऐसे लिख दिया हमने 2x² + 5x + 6। तो इसमें देखो a हम किसे कह रहे हैं? x² के कोफिशिएंट को। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, x का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, तो b 5 हो गया। और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है वो 6 है ना। तो हमारे a b c जो तीनों हैं वो रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक तभी कहलाएगी जब a 0 नहीं होगा। a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होने का मतलब है उसमें x² वाली टर्म होगी ही नहीं। भाई मान लो यहाँ पे 0 होता तो 0 इंटू x² तो 0 हो जाता ना, तो ये टर्म तो लिखते ही नहीं फिर हम। देखो a कब 0 होगा? जब ऐसे लिखा होगा। मान लो ऐसे लिखा है 6x - 7। अब इसमें a 0 है, क्यों? क्योंकि इसमें x² वाली टर्म है ही नहीं, तो इसीलिए a क्या है? 0। क्योंकि a हम किसे बोल रहे हैं? x² के कोफिशिएंट को। इसमें a 0 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक तरीका ये भी है कि x की पावर 1 है ना, x की पावर 2 होनी चाहिए तभी उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहोगे। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 2 से ज़्यादा होगी तो वो क्यूबिक हो जाएगी, है ना। 3 हुई तो 4 हुई तो बाई क्वाड्रेटिक जो भी है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होगी, मिनिमम पावर क्या होगी? 0, और 1 भी हो सकती है। ये दोनों टर्म्स ऑप्शनल हैं, ये ज़रूर है। x² वाली टर्म ज़रूर होनी चाहिए। ये दोनों हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको 2-3 इक्वेशन लिख के देता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कुछ 4x² - 3x + 6। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाइयों? अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि इसमें x² वाली टर्म है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 4x² + 7 = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी है, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर वाली टर्म है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x + 7 = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x² वाली टर्म नहीं है ना, सीधी सी बात है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x² + 5x
तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है ना, 0 तो नहीं है ना। यहाँ पे देखो तो अगर आपसे पूछे कोई कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए कितना है, तो आप कहोगे 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट 0, और 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, ऐसी मान लो अगर मैं आपको यूँ लिख दूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8, कोई पूछे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कहोगे नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होती है हाईएस्ट, वो तो सही बात है, बट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता भाई, स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। जो पावर होगी वेरिएबल की, या तो वो 2 होगी, या तो वो 1 होगी, या तो वो 0 होगी, यानी कांस्टेंट होगा। यहाँ पे ये जो पावर है ये हाफ है, ठीक है ना, ये x की पावर क्या है? हाफ है, पता होगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो पावर हाफ नहीं होनी चाहिए। यही 3 टर्म्स होंगी, इनमें से 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, पर इसके अलावा कोई चौथी टर्म नहीं होगी, स्क्वायर रूट एक्स नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसे ही लिख दिया अगर किसी ने एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? ये भी नहीं होगी। क्यों? ये x अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो पावर -1 हो जाएगी ना, ये प्रॉपर्टी तो पड़ी होगी एक्सपोनेंट्स की, कि ये जो x डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ तो पावर -1 हो जाएगी, है ना, नीचे +1 थी, तो पावर -1 तो होती ही नहीं ना। ये तो पॉलिनोमियल्स में ही पढ़ा होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल होती है ना, कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसमें x की पावर हमेशा होल नंबर में होती है, यानी 0 1 2 3 ऐसी कुछ होती है, ना तो नेगेटिव पावर होती है कभी वेरिएबल की, ना ही फ्रैक्शन में होती है। जैसे ये पावर जो है फ्रैक्शन में है, x की पावर फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी 0 1 और 2, बस यही 3 पावर्स हो सकती हैं, और 2 पावर वाली टर्म का होना ज़रूरी है। 1 पावर वाली और 0 टर्म वाली हो चाहे नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये होता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसमें 2-3 पार्ट्स हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। देखते हैं, देखो ये भाई एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, हमें चेक करना है ये जो चारों पार्ट्स हैं इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट वाले को देखते हैं पहले। देखो आपने क्या करना है, पहले पूरा इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, यही होती है ना। ये a माइनस बी होल स्क्वायर को खोल दिया हमने, ये +1 एज इट इज़, ठीक है, और ये जो दोनों टर्म्स हैं इसको इस साइड ले आते हैं। ठीक है, हमने सारा का सारा सामान जो है एक तरफ ही रख लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 0 रखना है। ठीक है, तो 2x + 3 इज इक्वल टू 0। समझ गया ना क्या हुआ है? ये a माइनस बी होल स्क्वायर खोल लिया, ये वाला +1 एज इट इज़, ये वाली दोनों टर्म्स इस साइड आ गई तो उनके साइन तो चेंज हो ही जाएंगे। 2x पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, 3 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। तो भैया आप देखो क्या हो गया, ये हो गया x² + 4 - 4x + 1 - 2x + 3 = 0। तो स्क्वायर वाली तो एक ही टर्म है, बाकी तो कोई है नहीं, एज इट इज़ आ जाएगी। ये जो 4x और 2x है ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया? 6x हो गया, और ये 3 1 और 4 ऐड हो जाएंगे, 8 हो गया, है ना। तो अब क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है जी इक्वेशन, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है ना। x की पावर कितनी है? 2, यहाँ पे कितनी है? 1, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो यही 3 टर्म्स तो होती हैं क्वाड्रेटिक में, है ना। हो गया। बाई चांस इसमें x² नहीं बचता तो हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में x² होना ज़रूरी है। ठीक है, बाई चांस ये नहीं होता तो भी क्वाड्रेटिक होता है ये, क्योंकि x की पावर 2 तो है ना, तो क्वाड्रेटिक है। बाई चांस ये नहीं होता तब भी ये क्वाड्रेटिक होता, क्योंकि पावर 2 अगर है तो क्वाड्रेटिक तो है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्लियर कर दिया है ना। आप चाहो तो वीडियो में पीछे जाके लिख सकते हो, मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। पूरा सॉल्व करने के बाद आपने बताना है एंड में जो सिंप्लीफाई करके आंसर आया है
वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है पूरा, ठीक है। पहले इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे x से तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर इस x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा। ये वाला 8 जो है वो एज इट इज चिपका दोगे ना। इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, देखो मल्टीप्लाई क्या करना है, ये a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली दोनों टर्म्स उठा के इधर ले आएंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आ गया, नेगेटिव हो गया। ये 2 स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, है ना, नेगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस 4 हो गया। अब आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट गया, क्या बच गया भाई, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, यही है ना। 8 और 4 ऐड होकर 12 हो गया। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर 2 नहीं है ना। x की पावर 2 वाली टर्म जो है इसमें नहीं है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं अब। फिर से मैंने क्लियर कर दिया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, फिर वही कहूँगा, आप पीछे जाके लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं भाई। आप खुद भी वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, फिर मेरे आंसर से मैच कर लेना, पता लग जाएगा आप सही कर रहे हो कि नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई किया अंदर, x को 2x से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया भाई, 2x स्क्वायर। इस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x। ये वाला जो x स्क्वायर है इसको इस साइड ले आऊँगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और ये वाला जो 1 है उसको भी इस साइड ले आऊँगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया, एक x स्क्वायर बच गया। ये 3x वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, और ये जो -1 है ये भी एज इट इज आ जाएगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर वाली टर्म है, हाईएस्ट पावर 2 ही है ना, और x वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। इन तीनों के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकती, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक x स्क्वायर और एक x और एक कोई कांस्टेंट k, ये 3 टर्म्स होती हैं, इसके अलावा कोई चौथी टर्म तो होती ही नहीं, है ना। बाकी इन 3 में से इसका होना ज़रूरी है। ये दोनों जो हैं ऑप्शनल हैं, होगी तब भी चलेगा, नहीं होगी तब भी चलेगा, ये तो होनी चाहिए। बाकी इन 3 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात को भेजे में डाल लो अपने। करते हैं भैया फोर्थ पार्ट। तो ये तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थर्ड वाली, है ना। फोर्थ सॉल्व करते हैं। अब ये फोर्थ वाला सॉल्व करने के लिए आपको पहले a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, लिख देता हूँ। ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। ये अपनी a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी है। तो इसमें अप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस फिर 2 का क्यूब करना है तो 8 हो जाएगा, लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना। फिर 3a स्क्वायर भी आना है, यानी x का स्क्वायर इंटू 2, एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह x और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, है ना। और ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं इधर आ जाएंगी, आपको पता ही है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। तो ये एक्स क्यूब नेगेटिव हो गया, 4 पॉजिटिव हो गया। अब देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो कटता हुआ नज़र आ गया, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप पूरा सॉल्व नहीं भी करो, क्योंकि हमें तो बस बताना था क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही ना इसमें, ये कटेगी थोड़ी किसी से भी, कहीं और तो है नहीं एक्स स्क्वायर, तो बचेगी, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर भी सिंप्लीफाई करना है, कर लो। देखो ये 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6 एक्स स्क्वायर आ गया। ये कितना हो गया भैया, ये 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, 12x आ गया। और ये 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही, हाईएस्ट वही है पावर। हो गए। तो अब बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है कुछ, देखते हैं एक बार। देखो अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, बस हमें इनको रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, यानी बस इनकी इक्वेशन बना के लिखनी है, सॉल्व नहीं करनी है। सॉल्व भी कर सकते हैं चाहे तो, बट फिलहाल इसने कहा नहीं है सॉल्व करो, हमें बस इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है और इसकी इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले वाले को देखते हैं। कह रहे हैं जॉन एंड जीवंती
टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, के दो बंदे हैं ये, इनके पास टोटल 45 मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स टोटल, किसके पास, जॉन के पास और जीवंती के पास। तो किसके पास कितने हैं ये हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं जो जॉन जी हैं उनके पास x मार्बल्स हैं। कितने हैं जी, x मार्बल्स। तो अब बताओ जीवंती के पास कितने होंगे। अब जब दोनों के पास टोटल 45 हैं, जॉन के पास x हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे भैया। क्या बहुत मुश्किल बात पूछ ली क्या कोई। टोटल आपके पास 50 रुपये हैं दो बंदों के पास, एक के पास 10 रुपये हैं, तो दूसरे के पास कितने होंगे, 40 ही तो होंगे, तभी तो टोटल 50 हुए ना। जब आपको पता है एक के पास 100 है, टोटल दो लोगों के पास 100 है, एक के पास 20 है, तो दूसरे के पास कितने होंगे, 100 में से इसको माइनस कर दो, 80 है ना। तो जब आपको पता है टोटल 45 है, एक के पास x है, तो दूसरे के पास क्या होंगे, 45 माइनस एक्स। सही है कि नहीं। तो जीवंती के पास हो गए 45 माइनस एक्स। आप चाहे देख लो, आप इन दोनों का सम करोगे तो 45 ही तो आएगा ना, x और x कट जाएगा और टोटल 45 होना चाहिए। तो हमने मान लिया जॉन के पास x मार्बल्स हैं, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। अब आगे क्या कह रहा है वो, बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के 5 मार्बल्स खो गए, 5 मार्बल्स दोनों के खो गए। जॉन के पास पहले x थे, तो अब कितने बचेंगे, अब जॉन के पास x माइनस 5 रह जाएंगे, है ना, क्योंकि 5 खो गए। ऐसे ही जीवंती के पास इतने थे, इसके भी 5 खो गए, तो इसके भी 5 कम हो जाएंगे। तो पहले इसके पास थे 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 कम हो जाएंगे, -5 कर दो। तो इसको आप करोगे 45 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस एक्स। नहीं, तो जीवंती के पास फ़िलहाल इतने मार्बल्स हैं, जॉन के पास इतने हैं, जॉन के पास x माइनस 5, जीवंती के पास 40 माइनस एक्स। ये कह रहा है अब जितने भी मार्बल इनके पास हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है वो 124 है, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या है, 124, यानी x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स जो है वो हो गया 124। ठीक है, कि जितने मार्बल्स इनके पास रह गए, नंबर ऑफ मार्बल्स, उनका प्रोडक्ट जो है 124 है। बस अब आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कर लो सॉल्व, ये ब्रैकेट्स खोल लो भैया, x को 40 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 40x, फिर x को इस x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल है ना। फिर ये 5 को 40 से किया तो -200, और ये 5 को इससे किया x से तो 5x आ गया, और ये वाला जो 124 था ये भी इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे भाइयों, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये थोड़ा यहाँ पे खिचड़ी ज़्यादा हो गई है, इधर लिखता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, और x वाली टर्म्स देख लेता हूँ, 5x और 40x ऐड होके कितना हो गया, 45x, और ये -200 और -124 कितना हो गया, -324। ठीक है, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इस क्वेश्चन को हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में। अब चाहो तो आंसर यहीं छोड़ सकते हो, चाहो तो जनरली क्या करते हैं बच्चे, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ना पॉजिटिव बना लेते हैं, बुक में भी ऐसा कर देते हैं। तो हम क्या करें, चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जो एक्स स्क्वायर नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो 45x पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो 324 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का साइन कॉमन ले लिया ना। अब ये माइनस का साइन कहाँ जाएगा, इसने कहाँ जाना है, ये तो ज़ीरो के पास चला जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हो गया जी हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स में दिखा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वैसे तो आपको पता ही होगा, मिड टर्म स्प्लिट वगैरह आता ही होगा आपको करना, बाकी वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे थे, वर्ड प्रॉब्लम से बना दी। अगले वाले को देखते हैं अब। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब ये देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है,
कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे, कि भैया एक कंपनी है वो कुछ टॉयज़ बनाती है एक दिन में, हमें नहीं पता कितने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय को बनाने में जो कॉस्ट आ रही है, जो खर्चा आ रहा है वो कितना है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। सबसे पहले तो आप इस बात पे ध्यान दो, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस दिन कितने खिलौने उन्होंने प्रोड्यूस किए। तो उसको आप एक्स एज्यूम कर लो। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। ठीक है, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि उस दिन उन्होंने कितने टॉयज़ प्रोड्यूस किए, एक्स। अब बात करते हैं एक टॉय की कॉस्ट क्या है। तो ये लिखा हुआ है, देखो आप इस लाइन पे ध्यान दो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, कि कॉस्ट ऑफ ईच टॉय यानी हर एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। सिंपल इसने बोला हुआ है, देखो कि भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, एक टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। नंबर ऑफ टॉयज़ कितने लिए हैं हमने, एक्स, यानी 55 माइनस एक्स हो जाएगी। सिंपल है ना, बोला ही है उसने, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़, तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ वो एक्स है। तो ये हमारी एक टॉय की कॉस्ट है, और टोटल हमने इतने कॉस्ट टॉयज़ बनाए हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखो टोटल कॉस्ट उस दिन जो हमारी लगी है वो 750 है। हमें गिवन है क्या कि टोटल कॉस्ट, टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस दिन की वो कितनी है, 750 रुपीज़ है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखो इतने टॉयज़ आपने बनाए हैं, एक्स टॉयज़, एक की कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्ट क्या होगी, दिस इनटू दिस, नंबर ऑफ टॉयज़ को मल्टीप्लाई कर दो एक टॉय की कॉस्ट से। सही बात है ना भाई, मान लो आपने 20 टॉयज़ बनाए, एक टॉय 5 रुपीज़ का है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, दिस इनटू दिस, मल्टीप्लाई तो करेंगे नंबर ऑफ टॉयज़ को कॉस्ट से, है ना। तो इतने टॉयज़ बनाए, इतनी एक की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, यानी x इंटू 55 माइनस एक्स, जो कि हमें इक्वल दे रखी है किसके, 750 के। ये बन गई हमारी इक्वेशन, ख़त्म। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, इस 750 को इधर ले आए, माइनस हो गया। सही है, चाहो तो आप इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, वही जैसे पहले लिया था, या आप यूँ भी कर सकते हो, ये सारी टर्म्स वहाँ ले जाओ, साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि जनरली हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है ना उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, थोड़ा सॉल्व करने में बच्चों को आसान रहता है। वैसे कोई फ़र्क नहीं है, वैसे क्वेश्चन यहाँ भी हो चुका है ये। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 0 रख लिया और ये सारी की सारी टर्म्स हम वहाँ ले गए, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर है नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, नहीं, ये जो 55x है ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो 750 है ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है भाइयों, तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं वो समाप्त होते हैं। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, होमवर्क में एक्सरसाइज 4.1 खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, एनसीईआरटी की 4.1 खुद से आप अटेम्प्ट कर सकते हो विद एग्जांपल्स। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं 4.1 सॉल्व करा ही दूंगा, तो जो भी आपको डाउट होगा आप वहाँ से देख लेना। पर एक बार मैं तो यही कहूँगा, खुद से भी अटेम्प्ट उसको करो, तभी तो दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, आप चाहते हो मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूँ टर्म 2 का, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और जो भी कोई एडवाइस हो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर आप तेज़ जा रहे हो, कुछ ज़्यादा तेज़ बोलते हो, कई बच्चे ऐसा कह देते हैं। ठीक है, मेरे सेंटर पर भी कि सर आप थोड़ा तेज़ पढ़ाते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा धीरे पढ़ाऊँ। सही लग रहा है तो बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ठीक है, लव यू ऑल, बाय।